आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनसाइट के डेली करंट अफेयर्स 9 जून के। पीडीएफ आप लोगों को इसकी इनसाइट की वेबसाइट से मिल जाएगी। अच्छा, आज के टॉपिक से मैं 2 नई चीज़ें नई इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। एक सजेशन मुझे आया था कमेंट्स के अंदर, तो उन्होंने बोला था कि जब भी मैं कोई टॉपिक डिस्कस कर रहा होता हूँ तो ये बता दो कि वो जीएस के कौन से पेपर में से बिलोंग करता है, जीएस 1, 2, 3, 4 किस में से। तो वैसे तो देखो ये लोग यहाँ पर सेग्रीगेशन दे के रखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर, लेकिन उन्होंने बहुत सही बात बोली थी जिन्होंने सजेशन दिया है। आई थिंक उनका नाम ऋषभ राज कुछ था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जब भी मैं कोई टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, सपोज़ मैं इंडिया का यूएनएससी वाला कर रहा हूँ, तो मैं उसमें बताता रहा हूँ कि ये जीएस पेपर 2 से बिलोंग करता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ बताई उन्होंने। कहा कि जब आप न्यूज़ को पढ़ रहे होते हो ना, तो सडनली आपके दिमाग के अंदर एक अलर्टनेस, एक अवेयरनेस रहती है कि ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं जीएस 2 के पेपर में लिखा जाएगा। तो आपको दिमाग में रहता है कि अच्छा जीएस 2 के पेपर के अंदर कितनी पॉलिटी वगैरह आती है, इंटरनेशनल रिलेशंस आता है, गवर्नेंस आता है, तो उसमें कुछ करंट अफेयर्स का पार्ट आता है, कुछ इसमें फैक्चुअल आता है। जीएस 3 के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करंट अफेयर्स से ही आती हैं। जीएस 1 के अंदर करंट अफेयर्स से कम आता है, लेकिन स्टैटिस्टिक डेटा होता है वो ज़्यादा आता है। तो ठीक है, हम लोग ये करेंगे। इसके साथ में एक चीज़ मैं और आप इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आज से, पिछले 2 दिन के टाइटल्स का रिवीजन कैसे करेंगे आपको दिखाता हूँ। जैसे आज 9 जून की ये न्यूज़ है ना, ये आप सुन रहे हो, तो पिछले 2 दिन की यानी 8 जून की, ठीक है, और जो 7 जून को संडे था, तो यानी कि उससे पिछले दिन की 6 जून की जो भी न्यूज़ आई थी ना, उनके मैं सिर्फ और सिर्फ टाइटल रिवाइज़ करूँगा। मतलब जैसे कि जो भी टाइटल होगा मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ आज, और फिर मुझे आज ने इसके वीडियो के कमेंट में बताना कि ये वाली चीज़ आपको सही लग रही है नहीं लग रही है, तभी मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। 1-2 दिन तक मैं इसके क्वेश्चन पूछूंगा, हो सकता है कोई आज रिस्पॉन्ड करे यार, बस इन चीज़ों के कमेंट कर दिया करो। वैसे मैं कोई डिमांड नहीं करता हूँ कि लाइक वाइक करो, कमेंट वमेंट करो, शेयर वेयर करो, कोई ज़रूरत नहीं होती इतनी खास, बस ठीक है, जैसे जितना चल रहा है इतना काफ़ी है। बस ऐसी चीज़ों पर अगर मैं पूछ रहा हूँ ना कि इनका बता दो, ये चीज़ नई ऐड कर रहा हूँ तो ठीक लग रही है नहीं, इनका बता दिया करो बस। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आज 9 जून का है, तो अभी हम लोग पहले 2 दिन के जो टाइटल थे वो देख लेते हैं एक बारी। 8 जून के हमने क्या क्या टाइटल पढ़े थे। सोशल बबल्स पढ़ा था हम लोगों ने, न्यूजीलैंड ने अप्लाई किया था, वहाँ पर कोरोना वायरस फ्री हो गया था, तो वो पूरे वर्ल्ड में कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पर्शियन गल्फ, लिटरल जो पर्शियन गल्फ की जो कंट्री थी उसके आसपास 8 कंट्रीज़ होती हैं जो कि अरेबियन कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में हम लोगों ने जाना था। चाइना ने एक वाइट पेपर इशू किया कि कोविड फाइट के बारे में उन्होंने बताया कि भाई क्या कहते हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छे से अपने कंट्री को प्रोटेक्ट किया था, हम लोगों ने सब कुछ अच्छे से इंप्लीमेंट किया है। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के बारे में जो अमेंडमेंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी वगैरह अगर अपना बैंक का लोन वगैरह रिपे नहीं कर पाती है, ठीक है, तो वो सब इंसॉल्वेंसी में चली जाती है, कंपनी फेल हो जाती है। तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो साल में 2 बार आता है। इसमें इंडिया की क्या रैंकिंग रही है, कितनी कंट्रीज थी, हम लोगों ने ये बात की थी। 6th मास एक्सटिंक्शन जो अभी चल रहा है फ़िलहाल, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर कहा जा रहा है कि काफ़ी साल से चल रहा है, और इससे पहले 5 हो चुके हैं एक्सटिंक्शंस। हम लोग अभी 5th 6th का पार्ट है, ये वाला एनवायरनमेंट की तरफ से है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। असम के अंदर गैस लीक हुई थी। अच्छा, असम की गैस लीक की आज की लेटेस्ट न्यूज़ बताता हूँ। अभी तो हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा था उसमें सिर्फ गैस लीक हो रही थी, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था, फायर वगैरह नहीं लगी थी। वहाँ पर सिंगापुर से 3 लोगों को बुलाया गया उसको असेस करने के लिए। लेकिन आज की जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना वीडियो, मैं इस वीडियो को 9 जून की रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सुबह आप लोगों को वीडियो चैनल पर मिलेगी, मैं इसको शेड्यूल करके डाल दूँगा। तो 9 जून की शाम को मैंने न्यूज़ देखी थी, तो उसमें असम की जो गैस लीक है वहाँ पर कुछ फायर वगैरह लग आग लग गई है उसके अंदर, ठीक है। तो ये अपडेट था। प्रीलिम स्पेसिफिक तो आपको पता ही, हम लोग मंथली करेंगे, ठीक है। ये 8 जून का रिकवर हो गया, रिलाइज हम लोगों ने रिवाइज़ कर लिया। एक बार 6 जून का भी रिवाइज़ कर लेते हैं, बहुत जल्दी करेंगे ऐसे ही। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के रूल्स आए थे 2020 के, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उनके अंडर आता है कि आप इस तरह से कैसे कैसे यूज़ करोगे। एक नैनो ड्रोन होता है, ठीक है, उसको बिना परमिशन के यूज़ कर सकते हो, बाकी सारे के सारे परमिशन से यूज़ करने पड़ेंगे। तबलीगी एक्टिविटी इज़ नाउ स्पेसिफिक वीज़ा वायलेशन। अगर आप वीज़ा लेके इंडिया में आते हो और आप तबलीगी जमात की एक्टिविटी में इनरोल होते हो, तो आप वीज़ा का वायलेशन कर रहे हो, उसमें आपको फ़ाइन वगैरह देना पड़ेगा। कुछ $500 के आसपास का फ़ाइन रखा था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अलाउ करती है सारे के सारे इंटरनेशनल इवेंट में अटेंड करना अगर आप वीज़ा लेके आए हो, और वीज़ा का सारा कंट्रोल होता है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये आरबीआई ने एक डेवलपमेंट फंड स्टार्ट किया, 250 करोड़ इसमें ऑलरेडी दे चुका है। 250 करोड़ जो बाकी कंपनी वगैरह होती हैं वो देंगी। जो पीओएस होती है ना हमारी मशीन कार्ड स्वाइप वाली, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की गई है। लिडार LIDAR, आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि वो लिडार टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे ये मैपिंग वगैरह के लिए। ये पहले एक्चुअली एरोप्लेन में और हेलीकॉप्टर्स में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था, इसमें लेज़र का यूज़ करते हैं लोग। नगर वन स्कीम, इसमें अर्बन एरियाज़ के अंदर जो भी एनवायरनमेंट वगैरह है और ये फॉरेस्ट वगैरह होते हैं उन सबको इम्प्रूव करने की बात की गई है। रशिया के आर्कटिक रीजन के अंदर जो ऑयल स्पिल हो चुका था, एक रिवर है वहाँ पर, और कुछ 60 किलोमीटर के आसपास की रिवर थी, उसमें 12 किलोमीटर के आसपास का हो चुका है। कह रहे हैं कि 8-10 साल लग सकते हैं इनको पूरा का पूरा रिकवर करने में। रशिया में पहले भी एक ऐसा डिज़ास्टर हो चुका है चेरनोबिल, उसके बारे में आप लोग ज़रूर जान लेना। और आर्कटिक रीजन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। कारा सी वहाँ पर पड़ता है, वहाँ पे वो बन जाता है। और सुंदरबंस को साइक्लोन एम्फान ने डेवास्टेट कर दिया। साइक्लोन एम्फान जो था ये ट्रॉपिकल सुपर स्टॉर्म था,
तो 173 कुछ के आसपास किलोमीटर की इसकी स्पीड थी। बे ऑफ बंगाल में आया था। बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन क्यों आते हैं, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है ना सी सरफेस का, वो थोड़ा सा ज़्यादा है। साइक्लोन के लिए बेसिकली जो रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की, वो होती है कि थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए प्लस में मॉइस्चर ज़्यादा होना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक रहता है, तो उसके कारण साइक्लोन की जो कंडीशंस होती हैं वो सारी फुलफिल हो जाती है, साइक्लोन आ जाता है। अभी रिसेंटली अरेबियन सी में भी आया था हमारा जो ये निसर्ग था ना, उसकी जो नेमिंग की थी वो बांग्लादेश ने की थी। जो नेमिंग वाले जो IMD ने रिसेंटली 169 की एक लिस्ट रिलीज़ की थी, उसमें 13 कंट्रीज़ ने कर दी। 2018 तक 8 कंट्रीज़ थी और 2018 के बाद 5 कंट्रीज़ और ऐड हो गई। तो IMD इन सब की नेमिंग करता है। 6 रीजन्स हैं, जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके अंदर 6 रीजन्स आते हैं, उसमें से वन ऑफ दम IMD है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ UAPA का जो एक्ट है, इसके अंदर काफ़ी लोगों को अभी पिंजरा तोड़ के कुछ लोगों को इन्होंने जेल में डाला है NTCA राइट्स के लिए। एंड UPA आपको पता होना चाहिए, पूरे का पूरा एक्ट कभी भी आ सकता है। सिक्योरिटी वगैरह जो सेक्शन होता है हमारा GS3 का, उसमें। तो मैं इस तरीके से बताता हूँ। ऐसे हम लोग सारे के सारे टॉपिक इतना 1-2 मिनट के अंदर लगेंगे। आई थिंक 2-3 मिनट हो गए, लेकिन इतने में रिवीजन हो जाएगा ना, तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा इस डेट को मैंने ये किया था, इस डेट को मैंने ये किया था। अब हम आज के टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के टॉपिक सिर्फ मेजर 4 होंगे। प्रीलिम स्पेसिफिक हम लोग आपको पता ही है कि मंथली कंपाइलेशन में निपटाएंगे। अच्छा, मैंने विजन की पूरी मंथली कंपाइलेशन पूरी अपलोड कर दी, प्लीज़ उसको देख लेना। इनसाइट की चल रही है, इनसाइट की 1-2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी, पॉसिबली 11 जून तक खत्म कर दूंगा पूरी की पूरी। ठीक है। अच्छा, एक मैंने बहुत नई वीडियो बनाई है, जो लोग डिमांड कर रहे थे कि करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजीज़ बताओ, तो मैंने टॉप 40 टॉप UPSC का जो टॉपर्स थे उन सब की करंट अफेयर की स्ट्रैटेजीज़ को देखकर उनका जिस्ट प्रिपेयर करके दिया है। उसमें मैंने आपको बताया आंसर राइटिंग में करंट अफेयर को कैसे इंप्लीमेंट करना है, इनसाइट अच्छा है या फिर विजन अच्छा है, मंथली कंपाइलेशन कैसे करनी चाहिए, न्यूज़पेपर से नोट कैसे बनाना चाहिए, आंसर राइटिंग की रिव्यू कैसे करना चाहिए, वो मैंने सब सैम्पल के साथ दिखाया है, पूरा करके दिखाया है। उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। उस वीडियो की मैं डिमांड करूँगा कि उसको शेयर कर देना, बाकी सबकी ज़रूरत नहीं है। पहला टॉपिक है हमारा आज का, इंडिया इज़ सेट टू बिकम द मेंबर ऑफ UNSC, नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस क्या होता है, शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी और राइजिंग फॉरेक्स रिजर्व्स और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं UNSC वाले के साथ। ये GS2 का टॉपिक है, देखो। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है ये, सिक्योरिटी का भी पार्ट बन सकता है ये और GS3 के अंदर, लेकिन मेजरली हम इसको GS2 में लेके चलते हैं। इंडिया इज़ ऑल सेट टू बी UNSC's नॉन परमानेंट मेंबर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। UNSC क्या है, ये एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है, इसके अंदर जो पूरे वर्ल्ड की इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 5 इसमें परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो अब इसकी वोटिंग होगी 17 जून को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर, ताकि जो 10 में से 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स होंगे उनके इलेक्शन के लिए। ठीक है, इंडिया तैयार है इसके लिए। इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इंडिया सिंगल कैंडिडेट होगा एशिया पैसिफिक रीजन का। ठीक है, और इस काउंसिल में ये एक 10 साल के बाद रिटर्न कर रहा है। जनवरी 2021 के अंदर ही स्टार्ट होगा, अगर अभी वोटिंग वगैरह होगी जनवरी 2021 से ये मेंबर बन जाएगा। अच्छा, ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ये इलेक्ट कैसे होते हैं? पहली बात तो जनरल असेंबली के अंदर ना 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट होते हैं हर 2 साल के अंदर। ठीक है, 2 साल के लिए, हर साल होते हैं और 2 साल के लिए होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट्स जो हैं उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 10 सीट्स होती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं रीजन्स के अंदर। ठीक है, 5 होती हैं अफ्रीकन रीजन के लिए, अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ के लिए। एक होती है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, ध्यान रहे यूरोप के अंदर ईस्टर्न कंट्रीज़। ठीक है, रशिया वाली साइड जो आ गई। 2 होती हैं लैटिन अमेरिकन के लिए और कैरिबियन जो कंट्रीज़ होती हैं, जो साउथ अमेरिका की साइड हो गया। और 2 होती हैं वेस्टर्न यूरोप, यानी कि अपना ये नॉर्वे, इंग्लैंड वगैरह टाइप की जो कंट्रीज़ आ गई सारी की सारी, और उसके अलावा जो बाकी कंट्रीज़ बच गई हैं। इस तरीके से रीजन्स के वाइज सीट दी जाती हैं। ये जो 5 सीट्स होती हैं अफ्रीका और एशिया की, ठीक है, इसमें से 3 होती हैं अफ्रीका की और 2 होती हैं एशिया की। तो एक बहुत ही इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, अपने आप वो लोग समझ जाते हैं कि भैया एक सीट उन लोगों को 2 में से, एशिया के 2 में से एक उनको अरब कंट्रीज़ के लिए रिजर्व करनी है। ठीक है, जो अफ्रीका और एशिया का पैसिफिक ग्रुप है ना, वो हर 2 साल में टर्न लेता रहता है कि अरब कैंडिडेट के लिए। ठीक है, एक बार एशिया वाले लेते हैं, वो बोलते हैं हम अपने 2 में से एक एशिया अरब को दे देंगे। अफ्रीका वाले बोलते हैं ठीक है हम लोग 3 में से एक अरब कंट्रीज़ को दे देंगे। तो ऑटोमेटिकली ये टर्न देते रहते हैं अरब कंट्रीज़ को। इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन जो होते हैं टर्म्स के बिगनिंग पे होते हैं। ठीक है, जो इवन नंबर की ईयर होता है, जैसे कि 2020 हो गया, 2022 हो जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 2 अफ्रीकन मेंबर्स होते हैं और एक होता है ईस्टर्न यूरोप का, एशिया पैसिफिक और लैटिन अमेरिका का, कैरिबियन का। अच्छा, और ये यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेंस में लिखा जा सकता है अच्छा खासा, ये बहुत ही
क्या बताऊँ, मतलब इंपॉर्टेंट यूएनएससी के बारे में तो आपको पूरा ही पता होना चाहिए। ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन मुझे बोलने में बड़ी कभी दिक्कत आती है। एनपीटी होता है, सीटीबीटी होता है, यूएनएससी हो गया। यहाँ पर जहाँ जहाँ इंडिया अटका हुआ है ना, यूएनएससी का मेंबर परमानेंट मेंबर बनना चाहता है इंडिया, ठीक है। और एनपीटी वगैरह सीटीबीटी वगैरह में भी ये जो एनएसजी का ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने के लिए, तो इंडिया के कुछ इश्यूज़ हैं जो अटके हुए हैं। डब्ल्यूटीओ के साथ इंडिया का काफ़ी इशू अटका हुआ है। रिसेंटली मैंने विजन की मंथली कंपाइलेशन में पीस क्लॉज के ऊपर डिस्कशन किया था। तो इंडिया के डब्ल्यूटीओ के साथ बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं, ये आपको सारे के सारे अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कि ये जो इवन टर्म्स होते हैं वो किन कंट्रीज़ के लिए होती हैं, 2 अफ्रीकन मेंबर, एक ईस्टर्न यूरोप, एशिया पैसिफिक और लैटिन अमेरिका के लिए। लेकिन जो ऑड नंबर के ईयर्स होते हैं उसमें आते हैं 2 वेस्टर्न यूरोपियन और अदर मेंबर्स आते हैं। एक आता है एशिया पैसिफिक से, अफ्रीका से, और एक लैटिन अमेरिका कैरिबियन से आता है। यानी कि ऑड और इवन के हिसाब से कंट्रीज़ को बता रखा है कि इवन ईयर में कौन से कंट्री की वोटिंग होगी और ऑड ईयर में कौन से कंट्री की वोटिंग होगी। वोट्स की बात कर लेते हैं। इरिस्पेक्टिव कि कोई कंट्री क्लीन स्टेट है, कैंडिडेट जो होता है उसको एंडोर्स करना चाहिए उसके ग्रुप के द्वारा। यानी कि पूरा का पूरा जो जनरल असेंबली का जो ग्रुप होता है उसको एंडोर्स करे। एंडोर्स करने का मतलब तो सराहना करे, ठीक है। उनको वोट सिक्योर करने होते हैं 2/3 मेंबर्स के, ठीक है। जनरल असेंबली के अंदर कितने मेंबर है, 193 मेंबर है। तो 193 का 2/3 कितना बनेगा, 129। तो जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनका 2/3 होता है। तो जब कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन नॉन परमानेंट सीट्स के लिए, तो उन बहुत सारे सेवरल राउंड्स के लिए जा सकते हैं। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, एक टाइप ऑफ नर्वसनेस हो, एक टाइप ऑफ कन्फ्यूजन हो और डिफ़िकल्टी हो किसी चीज़ को करने में, तो उसके लिए फ्रॉड वर्ड का यूज़ किया गया। तो उन्होंने कहा कि अगर जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, इलेक्शन के टाइम पर जो नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए अगर किसी भी टाइप की कन्फ्यूजन वगैरह में, किसी प्रॉब्लम में, डिफ़िकल्टी में फंस जाते हैं, तो वो सेवरल राउंड्स के लिए जा सकते हैं। तो ऐसा 1975 में हुआ था, एक कॉन्टेस्ट हुआ था बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, जिसमें 8 राउंड्स थे। अब इंडिया और पाकिस्तान है तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन और डिफ़िकल्टी तो आएगी, बात सीधी सी बात है। पाकिस्तान फिर उस सीट को जीत गया था। 1996 के अंदर जो इंडिया इस सीट कॉन्टेस्ट को हार गया था जापान से, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग यूएनएससी के बारे में ही जान लेते हैं कि यूएनएससी क्या है। यूएनएससी जो है एक वन ऑफ द ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। इसके पास किस चीज़ का चार्ज होता है, पूरे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। इसकी पावर्स क्या होती हैं, देखो जो भी पीस कीपिंग के ऑपरेशंस होते हैं हमारे, ठीक है, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, उन सब के जो एस्टेब्लिश करना, उन सबको डिक्लेयर करना, वो सब कौन करता है, वो यूएनएससी करता है, ठीक है। उन सबको ऑथोराइज़ करना, कोई भी मिलिट्री एक्शन होता है, सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन यानी संकल्प, उनके द्वारा उस सबको सैंक्शन कौन करता है, ये अपना यूएनएससी करता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सैंक्शन लगाने होते हैं तो भी कौन करता है, यूएनएससी करता है। इट इज़ दी ओनली यूएन बॉडी विद द अथॉरिटी टू इशू बाइंडिंग रेजोल्यूशंस टू मेंबर स्टेट। इनके जो मेंबर स्टेट्स होते हैं ना यूएनएससी के, उनके ऊपर कोई बाइंडिंग इशू का मतलब ये होता है कि इन्होंने जो बोल दिया सो बोल दिया, अब आप चेंज नहीं कर सकते। एक तो होता है बहुत जनरल, ठीक है, जनरली आप किसी को ऑर्डर कर देते हो, आपकी चॉइस है, आप मान रहे हो नहीं मान रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब बाइंडिंग हो जाता है कि भैया ये तो आपने एग्रीमेंट में है, अब इन्होंने इन परमानेंट मेंबर्स ने अगर कुछ बात बोल दी तो आपको माननी ही माननी पड़ेगी। तो ऐसा होता है यूएनएससी के अंदर। ये उसकी एक बहुत ही स्पेशल पावर है, ध्यान रहे। परमानेंट मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 5 परमानेंट। अच्छा, ये 5 क्यों होते हैं, देखो जब यूएनएससी बना था ना, उस टाइम पर बात ये कही थी कि जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर पावर है ना, उनको सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना दिया गया था। उस टाइम 5 कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर पावर थी, इसलिए पाँचों के पाँचों बन गए थे और इनको फिर मिल गई थी वीटो पावर, ठीक है। ये जो परमानेंट मेंबर्स इनके पास बहुत वीटो और सब्सटेंशियल सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के लिए। वीटो पावर का मतलब क्या होता है, एक तरीके की मनमानी वाली पावर हो जाती है कि भैया उन्होंने मना कर दिया, 5 लोग हैं, 5 लोगों में से 4 कंट्री बोल रही है कि भैया इंडिया को वो बना दो, सिक्योरिटी काउंसिल का 6ठा मेंबर बना दो परमानेंट, लेकिन चाइना मना कर देता है। चाइना के पास वीटो पावर है, चाइना बोलेगा कुछ भी हो, भाड़ में जाओ, मना कर दिया तो कर दिया, दैट्स इट। तो चाइना को मनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं कैसे कर सकते हैं हम लोग, हम इनके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन वीटो पावर का कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक तरीके की मनमानी की पावर होती है वो। तो क्या वो उन जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है खुद का, उसकी विधीन होती है, थोड़ी बहुत विधीन होती है, कुछ उसमें थोड़ा सा आर्बिट्रेरीनेस यानी कि मनमानी ज़्यादा होती है। प्रपोज रिफॉर्म क्या क्या है, ठीक है, मतलब इसको रिफॉर्म करने की बात की जा रही है यूएनएससी को, तो उसमें क्या कुछ रिफॉर्म करने की बात की जा रही है। कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप, ठीक है, नॉन परमानेंट और परमानेंट, ये कैटेगराइजेशन रखना, ये एक इशू है बहुत बड़ा, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द वीटो हेल्ड बाय 5 परमानेंट मेंबर्स, देखो मैंने कहा था ना, ये एक तरीके की मनमानी की पावर है, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं क्योंकि वो कोई भी कंट्री किसी भी काम को मना कर सकती है। रीजनल रिप्रेजेंटेशन, हर एक रीजन की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वो है नहीं अभी तक। एंड साइज ऑफ द एनलार्ज काउंसिल एंड इट्स वर्किंग मेथड, कितना बड़ा काउंसिल है और उसके वर्किंग मेथड्स के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक करना है, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल की जनरल असेंबली के साथ रिलेशनशिप क्या है, उसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं, उन सबको ठीक करना है। अब हम देख लेते हैं प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस। नेम द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी। परमानेंट मेंबर्स हम लोगों ने ऊपर देख ली, 5 होते हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना।
हाउ आर नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड, ये हम लोगों ने ऊपर देख लिया। वोटिंग पावर क्या होती है यूएनएसए के ऊपर देख लिया हम लोगों ने। नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ऊपर देख लिया हम लोगों ने। यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट होते हैं मेंबर और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। और यूएनजीए के अंदर जो 193 मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे होते हैं। यूएनएससी के जो भी वो होते हैं ऑर्डर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे लीगली बाइंडिंग होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं इनके। लेकिन यूएनजीए जो होता है ना, वो बहुत ही जनरल ऑर्डर्स इशू करता है, बहुत जनरल वे के अंदर, तो वो कुछ बाइंडिंग नहीं होते इतने। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, यानी कि गेहूँ जो चावल के जो दाने होते हैं उनको डायरेक्टली बो देना। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों आया है? ठीक है, पहली बात तो ये जानो कि GS3 का टॉपिक है, ठीक है। और इसमें क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट जहाँ पे इरीगेशन होता है, ये टॉपिक जो ये सिलेबस का पार्ट है, ये सिलेबस में डायरेक्टली इस तरीके से लिखा हुआ है, तो GS3 में किस तरह से काम आएगा, ठीक है। देखो, पंजाब की जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो DSR टेक्निक है हम लोग उसको यूज़ करेंगे। ट्रेडिशनल यानी कि पहले जो टेक्निक यूज़ करते थे हम लोग चावल को बोने के लिए, उसको फ़िलहाल यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो लेबर थी ना, वो तो अपने घर को लौट चुकी है। रिवर्स माइग्रेशन हुआ है ना लेबर्स का। पैंडमिक के दौरान जितने भी लेबर वगैरह थे, माइग्रेंट लेबर, सबके सब अपने घर जा चुके हैं। तो गेहूँ कह रहा हूँ, चावल की जो बुआई होती है ना, उसको करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड जो है, थोड़ा सा टेक्निकली मतलब बहुत लेबरिंग है, उसमें लोग ज़्यादा लगते हैं, उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है। अब लेबर ही नहीं है तो फिर हम लोगों को DSR टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। DSR होती है हमारी डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। हम लोग जानेंगे कि दोनों टेक्निक में डिफरेंस क्या होता है। DSR में क्या होता है ना, जो प्री जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं ना, पहले उनको डायरेक्टली ज़मीन के अंदर ड्रिल कर दिया जाता है ट्रैक्टर की हेल्प से, ठीक है। कोई भी नर्सरी में प्रिपरेशन नहीं किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन नहीं होती। ट्रांसप्लांटेशन मतलब एक जगह से प्लांट करके दूसरी जगह प्लांट करना। ट्रेडिशनल में यही होता था, ये भी हम डिस्कस करेंगे नीचे। फार्मर्स जो हैं उनको अपने बस फील्ड को लेवल करना होता है, यानी बराबर करना होता है इरिगेशन के लिए, उसमें थोड़ा बहुत इरिगेशन पानी देना होता है और उसमें बीज बो देना होता है। कन्वेंशनल मेथड यानी कि जो पहले जो होता था उसमें क्या करते थे कि एक छोटे से एरिया के अंदर पहले, सपोज ये आपका खेत है, तो एक छोटे से एरिया के अंदर पहले सारे के सारे सीड्स को बोते थे, सारे के सारे पौधे यहाँ पे होते थे। इनको फिर 20-25 दिन बाद उठा करके पूरे खेत में यहाँ पानी भरा होता था, पानी के अंदर उन छोटे छोटे पौधों को यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाता था, तब जाके चावल के पौधे लगाए जाते थे, ठीक है। तो फार्मर्स इनको नर्सरीज़ में प्रिपेयर करते थे पैडी सीड्स को, ठीक है। पहले उनको पैडी सीड्स को ग्रो करते थे नर्सरी के अंदर, उसके बाद जब वो यंग प्लांट्स बन जाते थे फिर उनको ट्रांसप्लांट करते थे मेन फील्ड के अंदर। जो नर्सरी सीड बेड होता है वो 5-10% होता है टोटल का, यानी कि अगर इतना बड़ा खेत है तो इसका जो 5 या 10% मान लो इतना होता है, वो उसका नर्सरी फील्ड होता है। ये जो सीडलिंग्स होते हैं इनको फिर अप्रूट करते हैं, निकालते हैं, फिर रिप्लेस करते हैं 25 से 35 दिन के बाद जो मेन खेत होता है उनका, उसके अंदर। अच्छा, जो DSR टेक्निक है उसके क्या फ़ायदे हैं? DSR टेक्निक यही तो आपको जानना होता है। मेंस में क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ DSR ओवर कन्वेंशनल टेक्निक, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो पहली बात तो वाटर सेविंग, पानी की बहुत बचत हो जाती है, ठीक है। जो पहला इरीगेशन होता है प्री सोइंग से, जो मतलब पहले जो बोते थे ना नर्सरी वाले के अंदर, उससे पहले DSR के अंदर जो नेसेसरी होता है ना, वो 21 दिन बाद चाहिए होता है बीज को बोने के बाद। बीज को बोने के बाद जो पहला बार आप पानी देते हो ना खेत के अंदर, वो आपको 21 दिन के गैप के बाद देना होता है, तो कहीं ना कहीं पानी की बचत हो रही है। लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड वाला जो था ना मेथड, कन्वेंशनल मेथड, वहाँ पर वाटर को क्या कि प्रैक्टिकली डेली देना पड़ता था, ठीक है। और ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो पौधे हैं वो डूबे रहे पानी के अंदर पहले 3 वीक्स तक, ठीक है। तो काफ़ी पानी की बचत हो जाती है इसके अंदर। फिर इसमें लेबर बहुत कम लगती है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको कम से कम 3 लेबर की ज़रूरत पड़ती थी। 1 एकड़ का आपका खेत है ना, और उसमें 2400 रुपये पर एकड़ का खर्चा आता था आपका, तो लेबर कम लग रही है। कॉस्ट ऑफ हर्बिसाइड्स, अच्छा हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, छोटी छोटी हर्ब हो जाती है ना जो। अब छोटी छोटी हर्ब क्या होती हैं, ये वो वाली हर्ब नहीं होती जड़ी बूटियाँ वाली आपकी, ठीक है। छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, यानी कि जो मेन क्रॉप को ग्रो नहीं होने देते हैं। साइड वर्ड जहाँ पे आपका आ जाता है ना CID, मतलब किलिंग, होमिसाइड, जेनोसाइड, फ्रेटिसाइड, वर्बिसाइड और ये रेजिसाइड वगैरह। साइड वर्ड का मतलब ये होता है पेस्टिसाइड और वीडिसाइड। साइड वर्ड का मतलब होता है किलिंग। तो हर्ब को किल करने के लिए जो भी हमको फर्टिलाइज़र केमिकल चाहिए होते हैं ना, DSR के अंदर इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है। 2000 से ऊपर का खर्चा नहीं आता है एक एकड़ के अंदर। मीथेन का एमिशन होता है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। फ्लडिंग पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, पानी भरने वाला पीरियड बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो सॉइल का जो डिस्टर्बेंस होता है, जो ट्रांसप्लांट करते थे उसमें सॉइल को डिस्टर्बेंस बहुत होता था, तो एमिशन बहुत होता था मीथेन का, लेकिन वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? पहली बात तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड्स,
ठीक है, हर्बिसाइड्स की बहुत अवेलेबिलिटी नहीं होती है। दूसरा, सीड की जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो भी बहुत हाई होती है इसके अंदर। पहले जो ट्रांसप्लांटिंग वाला होता है उसमें आपको 4 से 5 किलो गेहूँ जो चावल के दाने होते हैं ना वो आपको बोने पड़ते थे, उसको फिर ट्रांसप्लांट करके नया प्लांट बन जाता था। लेकिन आपको पूरे के पूरे खेत में पहली बार डीएसआर डायरेक्ट ट्रैक्टर से बोना पड़ेगा, तो आपको 8 से 10 केजी राइस के सीड्स चाहिए होते हैं। फर्दर लेज़र लेवलिंग इज़ कंपल्सरी इन DSLR, दिस इज़ नॉट सो इन ट्रांसप्लांटिंग। लेज़र लेवल का मतलब होता है बिल्कुल एकदम बराबर। उस ट्रैक्टर के पीछे ना एक लकड़ी होती है बहुत भारी सी, उसको हिंदी में मेज भी बोलते हैं, यानी कि मेज फेर देना मतलब पूरी की पूरी लेवल कर देना। तो एकदम बराबर लेवल का आपको वो करना पड़ता है खेत। जो सोइंग होती है उसको बहुत टाइमली करना पड़ता है ताकि जो प्लांट्स हैं वो बहुत प्रॉपरली बाहर आए मानसून के आने तक, ठीक है। अब इसके प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। इंडिया का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, इंडिया में लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल। टॉप 3 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल है, फिर यूपी है और फिर पंजाब है। अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, वर्ल्ड में कौन सा कंट्री लार्जेस्ट राइस प्रोडक्शन वाला है, तो चाइना है। इंडिया सेकंड पे आता है, उसके बाद आई थिंक इंडोनेशिया आता है थर्ड का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर हाँ फर्स्ट। सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती हैं राइस को ग्रो करने के लिए। देखो राइस ना एक तो पहली बार ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो किया जाता है। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, ये आपकी अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ऊपर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रीजन पड़ता है पूरा का पूरा, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो राइस जनरली इसी ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो किया जाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे की तरफ, नॉर्थ और साउथ दोनों साइड में, वो टेम्परेट जोन होता है। तो राइस के लिए कौन सा होगा, एक तो ट्रॉपिकल रीजन हो गया, प्लस राइस एक खरीफ क्रॉप में काउंट होता है, तो यानी कि ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होगा इसको, ठीक है। 21 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस की एक रेंज बताई जाती है इसके लिए। ये रेंज आपसे कहीं पूछी नहीं जाएगी, लेकिन एनसीईआरटी में आपको जो रेंज गिवन है ना वो आप आंसर में लिखना। यूपीएससी एनसीईआरटी का जो एग्जैक्ट आंसर होता है उसको को कंसिडर करेगा, ठीक है। और क्या चाहिए होता है, हाँ मॉइस्ट पानी तो इनको चाहिए ही होता है। एमएसपी कौन अनाउंस करता है, देखो एमएसपी अनाउंस तो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कैबिनेट कमेटी होती है जो इकोनॉमिक अफेयर्स की, वो अनाउंस करती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। लेकिन उसको रिकमेंडेशन कौन देता है, रिकमेंडेशन देता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर ऑन कॉस्ट एंड प्राइस, CACP देता है इसके अंदर रिकमेंडेशन। ये आपको पता होना चाहिए एमएसपी के लिए। एमएसपी जब भी अनाउंस करना होता है ना, जो भी सोइंग सीज़न होता है, यानी कि जब बीज वगैरह बोने का सीज़न होता है, उससे पहले अनाउंस कर दिया जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ये देखो मैं आपको एक बार दूसरी स्लाइड में दिखाता हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर इसको थर्ड एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के नाम भी दे सकते हो, ठीक है। 1950 से 1960s के आसपास हुआ था। हम लोगों ने इंक्रीज़ कर दिया था एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड, पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग वर्ल्ड थे उनके अंदर, ठीक है। हाई यील्डिंग वैराइटीज़, हाइब्रिड वगैरह चीज़ों को हम लोगों ने सीरियल्स वगैरह यूज़ करने स्टार्ट कर दिए थे, स्पेशली जो ड्वार्फ वीट वगैरह था, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हम लोगों ने सडनली बहुत इंक्रीज़ कर दिया था, ठीक है। जो फोर्ड फाउंडेशन और रॉक फेलर फाउंडेशन थे उन्होंने हैविली इन्वॉल्व किया था इसका डेवलपमेंट मैक्सिको के अंदर, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग को आप नाम से जानते होंगे, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1970s के अंदर। इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो आपको एक नाम याद आना चाहिए, MS स्वामीनाथन, ठीक है। इंडिया के अंदर ही ब्रॉट ग्रीन रेवोल्यूशन। ये वाला पॉइंट मैं आपको ज़रूर बताना चाह रहा था, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको मज़ा सा आ जाएगा, ठीक है। एक ये जो टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन था ना सॉरी, ये पहली बार विलियम एस गॉड ने यूज़ किया था। ही वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ USAID, ठीक है। उन्होंने एक स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने एक चीज़ बोली थी, क्या किया था, स्प्रेड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। देखो स्प्रेड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में एक सेइंग है एक बहुत बड़े एक प्रोमिनेंट लीडर की, तो ये आपको पता होनी चाहिए। These and the other developments in the field of agriculture contain the makings of a new revolution. It is not a violent red revolution like that of Soviets, nor it is a white revolution like that of the Shah of Iran. I called it the green revolution. हालांकि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ज़रूर है ये, लेकिन आप यूज़ करते हो तो पीपल गेट टू नो, द एग्जामिनर गेट टू नो कि आपको पता है, यू हैव डन ए डीप एक्सप्लोरेशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में इतना जानना काफ़ी रहेगा। शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, ये भी GS3 का ही टॉपिक है, तो इसमें हम लोग ये जानेंगे इंडियन इकोनॉमी और उसके प्लानिंग से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो इकोनॉमिक्स हैं वो बहुत ही यूनानिमस है इस बात को लेकर कि इस जो फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी कि सिकुड़ेगी। तो बहुत सारे लोग हैं वो इस बात के ऊपर बिल्कुल एक मतलब सेम वोट कर रहे हैं। डिफरेंस किस बात का आ रहा है, डिफरेंस इस बात का आ रहा है कि कितने देर तक करेगी, क्या एक्सटेंट होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1 साल के लिए, कुछ लोग बोल रहे हैं 5 साल के लिए। तो इस बात का डिफरेंस इकोनॉमिस्ट में आ रहा है। इसकी जो रेंज होगी वो कितनी है, कुछ लोग बोल रहे हैं -4% तक जाएगा, कुछ कह रहे हैं -14% तक जाएगा। अच्छा, ये वाला पार्ट कोई पूछेगा आपसे, नहीं, इसमें कुछ पूछने का नहीं, सिर्फ जानने के लिए कि करंट में क्या चल रहा है। बहुत सारे इकोनॉमिक्स का ओपिनियन ये है कि ये एक रॉक बॉटम को हिट करेगा, ठीक है। उसके बाद रिकवरी स्टार्ट होगी अगले फाइनेंशियल
फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2021-22 के अंदर। तो आइडियल शेप क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग आइडियल शेप की बात करेंगे, यानी कि कुछ डायग्राम्स की बात करेंगे जो इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं जब भी कोई इकोनॉमी स्लम्प करती है, गिरावट में आती है, ठीक है। तो इंडिया के लिए आइडियल शेप ऑफ रिकवरी क्या होना चाहिए इकोनॉमी का। जो भी हमारी वीकनेस है इकोनॉमी की, कोविड-19 के क्राइसिस के कारण जो चल रही है, ठीक है, और जो हमारे पास फिस्कल स्टिमुलस नहीं मिला है हमको एडिक्वेट, मतलब कि सरकार ने जो सरकार के पास जो पैसा आता है ना, सिटीजन से आता है, बाकी बैंकिंग वगैरह से आता है, इनकम टैक्स से आता है, वो सरकार को अपना पूरा मिला नहीं है। तो उसके कारण इंडिया को एक बहुत ही इलोंगेटेड यू शेप की रिकवरी देगी। तो अब हम लोग यू शेप की रिकवरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किस किस टाइप के शेप्स होते हैं हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक है हमारे पास जेड शेप्ड रिकवरी। ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टाइप की रिकवरी का सिनेरियो होता है। इस सिनेरियो में देखो आपको क्या करना होता है, आप एक फिनिक्स की तरह राइज करते हो। फिनिक्स क्या होता है, जिन्होंने हैरी पॉटर की मूवी देखी होगी ना, उसमें फिनिक्स होता है ना, एक बर्ड होता है जो मर जाता है और मरने के बाद फिर से वो ऐश जो होती है, राख से, उसी से दोबारा जिंदा हो जाता है, उसका रेजरेक्शन हो जाता है। तो ये इकोनॉमी का वही सीन होता है। अब इकोनॉमी का जो चार्ट है आपको सारे के सारे बनाने आने चाहिए, ये आप किसी भी एग्जाम्पल में लिख सकते हो। बेसिकली कोविड-19 का कोई अगर आ जाता है कि इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो आप वहाँ पर ज़रूर इसको बना सकते हो। और मुझे लगता है आएगा, अभी नहीं आएगा तो 1-2 साल में आएगा, अगले साल क्वेश्चन आ सकता है, उससे अगले साल आ सकता है। कोविड को लेकर तो क्वेश्चन बनना ही बनना है यूपीएससी के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड चीज़ हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा लगा हुआ था, आईएएस वगैरह, तो उन सब के रोल के हिसाब से यूपीएससी आपसे जानना चाहेगा ना। तो ये होती है जेड शेप रिकवरी। ये हमारा जीडीपी है यहाँ पर, ठीक है। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो डॉटेड लाइन जो है ये कोरोना की बेस लाइन है, ठीक है। तो उसने कहा कि भैया देखो ये हमारा नॉर्मल जो हमारे जीडीपी का नॉर्मल पाथ है ना, वो ये होता है। सडनली क्राइसिस आता है तो इकॉनमी हमारी नीचे गिरती है, ठीक है। गिरने के बाद वो एकदम से उठती है और उठने के बाद वो नॉर्मल से भी ऊपर जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं जेड शेप। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म इसमें, फिर कुछ टाइम बाद वो गिर के नॉर्मल स्टेज के ऊपर आ जाती है। ये होती है हमारी जेड शेप। तो अगर आप इसको जेड शेप देखोगे तो इस तरीके से, अगर फोन थोड़ा टेढ़ा करोगे आप फ़ोन को, अगर अपने डायग्राम को टेढ़ा करो तो एक काइंड ऑफ जेड की शेप बनती आ रही है, इधर से बन रही है जेड की शेप, ठीक है, इस साइड से। तो ऐसी बहुत सारी शेप्स होती हैं ग्राफ के अंदर। एक होती है वी शेप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो लॉस्ट ग्राउंड होता है ना, बहुत क्विकली आता है, लेकिन नॉर्मल तक ही आता है। आपने एक जगह गिरे नीचे, फिर आप वापस से रिकवर कर गए, लेकिन आप फिर नॉर्मल के ऊपर आ गए। जेड में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग नॉर्मल से बियॉन्ड रिकवर कर गए थे, हमारा बहुत ही ज़्यादा सडनली ग्रोथ हो गया था ज़्यादा। वी शेप की बात आती है यू शेप्ड, जहाँ पर हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं ना। इंडिया की यू शेप के अंदर क्या होता है कि गिरने के बाद थोड़ा स्ट्रगल होता है, ठीक है। स्ट्रगल के बाद धीरे धीरे आप लो ग्रोथ मेंटेन करते हो कुछ टाइम तक, और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ग्रेजुअली यूजुअल लेवल के ऊपर आते हो। तो इंडिया के लिए यू शेप्ड रिकवरी की बात की गई है अभी, ठीक है। फिर हम लोग देख लेते हैं डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी तो बोलते हैं काफ़ी डेंजरस होता है, ठीक है। आपकी जो इकोनॉमी होती है वो गिरती है, ठीक है, फिर उठती है, फिर नॉर्मल तक पहुंचती भी नहीं है, उससे पहले फिर दोबारा गिर जाती है, फिर एक झटका लगता है और फिर धीरे धीरे करके किसी तरीके से नॉर्मल पे पहुंचती है। तो ये काइंड ऑफ एक डेंजरस सिचुएशन होती है। एल शेप की रिकवरी को बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो का मतलब क्या होता है कि जीडीपी आपकी गिरी नीचे की तरफ, ठीक है, नॉर्मल चल रही थी, नीचे की तरफ गिरी और फिर बहुत लंबे समय तक वो नीचे ही गिरी रही, उसमें कोई रिकवरी शो नहीं की, पता नहीं कितने लंबे समय तक वो रिकवरी शो कर ही ना पाए। तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो होता है। एक जे शेप्ड रिकवरी भी होती है। ये कुछ बोलते हैं कि एक अनरियलिस्टिक सिनेरियो है कि ऐसा होगा नहीं होगा। क्या होता है, जो ग्रोथ होती है ना, वो शार्पली राइज करती है नीचे से और बहुत हाई ट्रेंड लाइन बनाती है, फिर वहाँ पे मेंटेन रहती है वो। तो इसको जे शेप की बोला गया है। कुछ और भी टाइप के हमारे शेप्स होते हैं, जैसे स्वूश शेप्ड रिकवरी होती है। जो नाइकी का साइन होता है ना, वो भी कुछ ऐसा सही होता है, नाइकी का साइन ऐसी सी ही होती है वो भी, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, वो वी शेप और यू शेप के बिटवीन में आती है, दोनों के बीच में पड़ती है। कि हम लोगों ने ऊपर वी शेप और यू शेप पढ़ा था। उसमें क्या होता है कि गिरने के बाद जो ग्रोथ स्टार्ट होती है ना, वो रिकवर करती है बहुत क्विकली, लेकिन उसके बाद कुछ ऑब्स्टेकल्स आती हैं उसके अंदर बीच में, फिर वो दोबारा से ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाती है। फिर एक आती है इन्वर्टेड स्क्वायर रूट शेप रिकवरी। स्क्वायर रूट का सिग्नल ये होता है, ठीक है। तो अब इसको आप इन्वर्ट करके अगर बनाओगे तो देखो ये होता है हमारा स्क्वायर रूट का सिग्नल। अगर इसको इन्वर्ट करके बनाएंगे तो कैसे कुछ बनेगा ये, तो ये कुछ बनेगा हमारा, अगर इन्वर्ट करता हूँ मैं इसको तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ बनेगा। अब इसकी थोड़ी डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं वैसे तो, यानी कि मैं एक बार करके देखता हूँ ये आपके सामने ना, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो मैं एग्जैक्टली बनाने की कोशिश करते हैं। यूँ गए, ठीक है। अब इसको मुझे इन्वर्ट अगर बनाना है तो यूँ गए, यूँ गए, यूँ गए और फिर यूँ गए। ये हमारा इन्वर्टेड रूट का सिग्नल बन गया।
तो ये भी एक टाइप ऑफ शेप ही होती है, ठीक है। अब इनके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? देखो, इकोनॉमिक शेप की जो रिकवरी होती है ना, इकोनॉमिक रिकवरी, वो शेप से डिटरमाइन करते हैं। उसकी स्पीड कितनी है, जीडीपी प्रिंट्स की डायरेक्शन क्या है, उसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। इसमें फिस्कल और मॉनेटरी मेजर्स भी होते हैं, यानी कि फिस्कल का मतलब जब भी आ रहा हो तो इंडिया में फिस्कल का मतलब समझ लेगा गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आ रहा है और कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट मेंटेन कर पा रही है। प्रीलिम्स के अंदर इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि भैया एक ब्रीफ ओवरव्यू दो सारे के सारे कर्व्स का, तो ब्रीफ ओवरव्यू दे ही दिया, सारे के सारे एक्सप्लेन कर ही दिए हम लोगों ने। GS3 का ही हमारा ये टॉपिक है, राइजिंग फॉरेक्स रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बोलते हैं इसको, ठीक है। फॉरेक्स इसको शॉर्ट में बोला जाता है। और फॉरेन रिजर्व्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है? यार ये टॉपिक बहुत कंफ्यूज करेगा, तो पहले एक बार बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा फॉरेन रिजर्व्स क्या होते हैं। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। इंडिया को जब ऑयल परचेज़ करना होता है तो इंडिया कैसे परचेज़ करता है? क्योंकि ऑयल तो वर्ल्ड वाइड US डॉलर के उसमें बिकता है ना, तो आप इंडिया का रुपी थोड़ी चलेगा वहाँ पे। तो इंडिया क्या करता है, इंडिया वहाँ पे जाके US डॉलर खर्च करता है। अब इंडिया के पास US डॉलर कहाँ से आएगा? RBI होल्ड करता है, RBI के पास कैश में होता है, वहाँ से RBI उस US डॉलर को यूज़ करके और उसको खर्च करता है, तो वो इंडिया के पास फॉरेन का रिजर्व होता है, या फिर गोल्ड में एक्सचेंज होता है, ठीक है। गोल्ड जो होता है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। फिर उसके अलावा ये SDR भी होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जिनको समझ में नहीं आते होंगे ना, IMF की ही एक यूनिट होती है अकाउंट की, तो मैंने डेली न्यूज़ में भी समझाया था इनसाइट के अंदर ही, ठीक है। इनसाइट की मंथली कंपाइलेशन में भी अभी आएगा, वो वाली वीडियो भी अपलोड हुई नहीं है। विजन की मंथली कंपाइलेशन में मैं उसको ऑलरेडी समझा के अपलोड कर चुका हूँ। इकॉनमी की आप वीडियो देखोगे ना, आई थिंक पहली है या फिर दूसरी वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में लास्ट में आपको टॉपिक मिल जाएगा। मैंने उसमें बहुत अच्छे से पूरा फुल एक्सप्लेन कर रखा है वो विजन की मंथली कंपाइलेशन अप्रैल के अंदर। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं आ सकता है, क्योंकि इंडिया ने इस बार मना कर दिया था स्पेशल ड्राइंग राइट्स लेने के लिए, और US ने, दोनों ने मना कर दिया था। IMF ऑफर कर रहा था। तो SDR हो गया, ठीक है, और RTP हो गया, गोल्ड हो गया और फॉरेन कैश हो गया, इसकी फॉर्म में हम लोग फॉरेन रिजर्व को अपने कंट्री में रखते हैं, यानी कि फॉरेन की करेंसी होती है, हम अपनी कंट्री में रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि भैया जो इंपोर्ट वगैरह करना होता है, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में लेंगे, अपनी कंट्री से वहाँ उधर बेचना हो जाए, कुछ मनी का एक्सचेंज करना होता है, वो किस में करते हैं? तो हम फॉरेन एक्सचेंज की करेंसी के अंदर ही करते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी किस कंट्री के पास है? चाइना के पास सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी है, उसके बाद जापान आता है, ठीक है। इंडिया का नंबर 4 पे आता है। इंडिया ने काफ़ी इंप्रूवमेंट की पिछले कुछ सालों में, तो इसलिए इन्होंने कहा कि राइजिंग फॉरेन रिजर्व्स और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। पैंडेमिक के दौरान इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व था ना, वो बहुत ही ज़्यादा राइज़ कर गया, तो हम लोगों ने 500 बिलियन US डॉलर का जो पॉइंट है वो टच कर लिया। एग्जैक्टली 500 नहीं है, 493.48 है, लेकिन 500 इसको मान के चल रहे हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा मार्क है। मई मंथ के अंदर जो हमारा रिजर्व था उसकी जंपिंग हुई थी, 12.4 बिलियन का जंप लिया था हम लोगों ने, तो ऑल टाइम हाई हमारे पास अब 493 बिलियन हो गया, जिसकी अगर इंडियन रुपीज़ में हम बात करें तो 37.3 लाख करोड़ की इसकी अमाउंट है, और ये 29 मई तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं 9 जून की रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्रीलिम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इन्होंने बताया है कि आप ये जान लो, इसको नोट करके रख लो, ठीक है। 1991 से लेकर और आज 2020 तक 8400% का इंक्रीमेंट आया है हमारे फॉरेन रिजर्व के अंदर, ठीक है। उस टाइम कितना था? 5.8 बिलियन US डॉलर था, आज कितना पहुंच गया? 493.48 बिलियन US डॉलर, तो 8400% का ग्रोथ रेट आया है इसमें। फॉरेन रिजर्व्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल एसेट्स भी बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। गोल्ड की फॉर्म में होते हैं, SDR की फॉर्म में होते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, ठीक है। कैपिटल का इनफ्लो होता है, जो भी कैपिटल मार्केट्स होते हैं हमारे, FDI आती है कंट्री के अंदर, ठीक है, FPI आती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता होता है, कमर्शियल बोरोइंग्स कर रहे होते हैं बाहर से, ठीक है। इन सबको इंडिया एक्यूमुलेट करके रखता है, और उसको कंट्रोल कौन करता है? रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है। हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो उनकी फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व को कंट्रोल करता रहता है। इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? देखो, जो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं ना, ये हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मॉनेटरी और एक्सचेंज रेट को मैनेज करना होता है, ठीक है, तो उनकी पॉलिसीज़ वगैरह के लिए कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखता है। आपके पास जितना ज़्यादा फॉरेन रिजर्व होता है, कंट्रीज़ आपके ऊपर भरोसा करके रखती हैं कि ठीक है भैया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ईजी है, इनका अच्छा फॉरेन रिजर्व है, कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ईजिली सब मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। ये इट विल ऑल्सो लिमिट द एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी बाय मेंटेनिंग फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस व्हेन एक्सेस टू बोरोइंग इज कर्टेल्ड। जब बोरोइंग का एक्सेस होना थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना, स्पेशली कोई क्राइसिस आ जाता है, तो एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी की लिमिट का मतलब क्या होता है कि दूसरी कंट्री के साथ अगर आपको फॉरेन करेंसी का लिक्विडिटी करनी है, पैसा वैसा इधर उधर लेन देन करना है, तो आपके पास जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ये आप मेंस में लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्यों होता है हमारा फॉरेन रिजर्व।
फिर ये पूछ रहा है कि फॉरेन रिजर्व इज़ राइजिंग डिस्पाइट द स्लो डाउन ऑफ द इकॉनमी, लेकिन वो बोल रहा है कि अगर इकॉनमी स्लो डाउन कर रही है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि फॉरेन रिजर्व हमारा बढ़ रहा है। देखो भैया सीधी सी बात है ना, हम लोग इम्पोर्ट तो कर ही नहीं रहे हैं, जब बाहर से हम अपनी कंट्री में कुछ खरीद नहीं रहे हैं पेंडेमिक के दौरान, तो हम लोग उसके जो भी हमारा अमाउंट है वो हमारे पास इकट्ठा हो जा रहा है, उसको हम बाहर कंट्री को वापस दे ही नहीं रहे किसी कंट्री को। ऑयल हम नहीं खरीद रहे हैं, बाकी कोई हम दूसरा मटेरियल नॉर्मल बेसिक वाला हम लोगों ने नहीं खरीदा लॉकडाउन के अंदर, तो हमारा पैसा तो हमारे पास रखा रहेगा ना फॉरेन रिजर्व का, तो वो बढ़ेगा ही। फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, पिछले कुछ सालों में अगर आप बात करते हो 1991 से अब तक की बात करते हो तो कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा है इंडिया के अंदर। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, हमारी बाकी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ी है, तो एफडीआई कितना ज़्यादा आया है, ये सब का सब कहाँ जाता है, फॉरेन रिजर्व में काउंट होता है। फिर क्रूड ऑयल का प्राइस गिर गया था, ये वाले टॉपिक मैंने मंथली करंट अफेयर में कवर कर दिया, विजन के अंदर पूरा डिटेल में समझा दिया कि नेगेटिव ऑयल प्राइस क्यों गया था, इकोनॉमिक सेक्शन में वहाँ जाकर देख लेना, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ कि इंडिया ने अपना प्रीशियस जो वैल्यू थी, प्रीशियस जो फॉरेन रिजर्व्स थे हमारे, वो सेव करके रख लिए, ठीक है। प्लस जो सस्ते में तेल मिल रहा था तो इंडिया ने और ज़्यादा तेल खरीद लिया, तो इंडिया का पैसा सेव हो गया। ओवरसीज़ रेमिटेंसेज एंड फॉरेन ट्रेवल्स हैव फॉलन स्टीपली। रेमिटेंसेज का मतलब क्या होता है, वो लोग जो इंडिया के हैं लेकिन बाहर विदेश देश में जाके रह रहे हैं, वो जो पैसा कमाते हैं और वो इंडिया में भेजते हैं, वो सारा का सारा रेमिटेंसेज में काउंट होता है, ठीक है। तो उसमें बहुत बड़ा फॉल आया है, 61% का उसमें फॉल आया है, जो कि 12.87 यूएस डॉलर के बिलियन यूएस डॉलर के आसपास पड़ेगा। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, ये अच्छा पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लिंक करता है ना इंडिया को और इंटरनेशनल कंट्रीज़ को। अब राइजिंग फॉरेक्स रिजर्व की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर वो राइज करता है तो क्या होगा। जो राइजिंग फॉरेन एक्स रिजर्व इट गिव्स ए लॉट ऑफ कंफर्ट टू द गवर्नमेंट, सरकार के पास बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो जाएगा, ठीक है। इंडिया का जो एक्सटर्नल और इंटरनल फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, उसको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, स्पेशली जब इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी 1.5% के आसपास कॉन्ट्रैक्ट करती है तो। इट्स अ बिग कुशन, कुशन का मतलब होता है सपोर्ट। देखो कुशन और पिलो वैसे इनका लिटरल मीनिंग को देखें तो अलग अलग होता है, समझने के लिए बोल देते हैं हम लोग अपनी आम भाषा में कि कुशन और पिलो एक होता है, वैसे दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन दोनों का ही काम क्या होता है, सपोर्ट करना। तो एक कुशन की तरह काम कर रहा है, यानी कि एक सपोर्ट कर रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पे, कब, जब हमारा क्राइसिस आया हुआ है, इकोनॉमी की बैंड बजी हुई है हमारी, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो इनफ, ठीक है, आने वाले 1 साल के लिए हमारे पास इतना फॉरेन रिजर्व है कि हम लोग ईजिली अपना इम्पोर्ट करेंगे जितना भी कुछ, वो सबका बिल हम लोग बहुत आराम से भर सकते हैं। राइजिंग रिजर्व हैज ऑल्सो हेल्प द रुपी टू स्ट्रेंथन अगेंस्ट द डॉलर। जब हमारा रिजर्व स्ट्रांग हो रहा होता है ना, तो हमारा जो करेंसी होती है, जो रुपी है, उसकी भी वैल्यू बढ़ रही होती है। तो अभी आई थिंक कितनी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 75 के आसपास चल रही होगी ना। अब ये कभी एग्जाम में पूछेंगे नहीं, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा ना, उस दिन आप ये वैल्यू ज़रूर चेक करके जाओ, गोल्ड की वैल्यू क्या चल रही है, ये डॉलर की वैल्यू क्या चल रही है। ये एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये चीज़ें, ये ऐसा डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है ना, आए दिन चेंज हो रहा होता है, तो रिटर्न में या फिर एमसीक्यू में कभी नहीं। लेकिन हाँ, इंटरव्यू के दौरान आप एक दिन पहले का चेक करके जाओ कि क्या चल रहा है रेट, वहाँ ये बात पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। तो रुपये की वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है। फिर रिजर्व्स क्या करते हैं, एक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस मार्केट को भी प्रोवाइड करते हैं, मार्केट्स को भी अपने ऊपर बहुत भरोसा होने लगता है कि भैया जिस कंट्री के एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस ही बहुत इजीली मीट कर रहे हैं, वहाँ पर उनको डोमेस्टिक करेंसी के थ्रू और जो एक्सटर्नल एसेट्स होते हैं, सरकार का असिस्टेंस मिल जाएगा फॉरेन एक्सचेंज नीड्स के लिए, ठीक है। और एक रिजर्व मेंटेन करते हैं, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आएगा, इमरजेंसी आएगी, तो बेसिकली कॉन्फिडेंस रहेगा मार्केट को अपने ऊपर कि उनका पैसा वैसा कहीं ईजिली डूबने वाला नहीं है। इंडिया का जो रिज़र्व है वो कहाँ पे रखा जाता है, ये भी एक प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल बात होती है। आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का, वो बताता है एक लीगल फ्रेमवर्क कि किस तरीके से आपको डिफरेंट फॉरेन करेंसी को मेंटेन करना है, गोल्ड वगैरह को, जो भी पैरामीटर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट है, इशूअर है, काउंटर पार्टी, सबको कहाँ कहाँ रखना होता है। 64% जो हमारी फॉरेन करेंसी होती है वो सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में होती है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गए फॉरेन कंट्रीज़ के, ठीक है, मेनली यूएस की बात कर रहे हैं। 28% जो होती है वो दूसरे के कंट्रीज़ के फॉरेन के सेंट्रल बैंक में डिपॉजिटेड होती है। 7.4% जो होती है वो दूसरी कंट्रीज़ के कमर्शियल बैंक में अब्रॉड, वहाँ डिपॉजिटेड होती है। इंडिया के पास देखो 653.01 टन गोल्ड है, ठीक है। मार्च 2020 की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के पास इतना गोल्ड है, जिसमें से 360.71 टन के आसपास है वो ओवरसीज, यानी कि दूसरी जगह पे सेफ कस्टडी में, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर हो गया, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में हो गया। और फिर जो सारा बचा है वो डोमेस्टिकली हमारे अपने खुद के कंट्री के अंदर बैंक में डोमेस्टिकली जो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो टोटल कितना बच गया हमारे पास, 653 वहाँ था, 360 चला गया, तो आई थिंक कुछ 290 के आसपास बच गया हमारा, 287 कुछ ऐसा। वो पूछ रहे कंपोनेंट क्या होते हैं फॉरेन रिजर्व के, भैया कंपोनेंट होते हैं गोल्ड हो गया, फॉरेन करेंसी हो गया, एसडीआर हो गया, एक आरटीपी भी होता है,
ठीक है। हैंडल कौन करता है? आरबीआई हैंडल करता है। दस आरबीआई अर्न एनी रिटर्न ऑन देम? और ट्रेंड क्या होते हैं हमारे फॉरेन रिजर्व के अंदर ओवर द लास्ट डेकेड? पहले ट्रेंड को जानो। ट्रेंड तो यही बता रहा है कि पिछले लास्ट डेकेड में 10 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। तो क्या आरबीआई को कोई रिटर्न मिलता है फॉरेन रिजर्व के ऊपर? तो हाँ, आरबीआई को रिटर्न मिलता है। आई थिंक 2003 और 4 का जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग 0.3% था। लास्ट ईयर की अगर हम बात करते तो 0.9% के आसपास था। अब शायद ज़्यादा बढ़ के आएगा ये अभी जो न्यूज़ आएगी। लेकिन ये वाला पार्ट आई डोंट थिंक अभी पूछा गया है कि कितना रिटर्न आरबीआई वगैरह को मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत वेरिएशंस होती हैं। इस तरह का डेटा कभी भी यूपीएससी नहीं पूछेगा। वो कहीं ना डायनामिक डेटा ओवरऑल होता है। डायनामिक मतलब करंट अफेयर्स की बात करेगा, चल क्या रहा है। डायनामिक का मतलब ये नहीं पूछेगा रुपये की वैल्यू क्या होती है, किसने कितना इतना अर्न किया उतना अर्न किया, ठीक है, या फिर किस डब्ल्यूएचओ का फ़ंड कितना आ रहा है। ठीक है, आप लिख सकते हो मेंस के आंसर में कि इतने पिछले 2 साल का इतना फ़ंड रहा था डब्ल्यूएचओ का, लेकिन उससे ये पूछने वाला नहीं है आपसे वो कभी भी। तो इतना तो यूपीएससी को आप भी समझदार कंसिडर करते ही हो। ठीक है, हो गया ये पूरा टॉपिक कंप्लीट। देखो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, विजन की मंथली कंपाइलेशन पूरी होगी। प्लीज़ प्लीज़ गो एंड वॉच इट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइट की चल रही है, 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। और मैंने जो नई करंट अफेयर की स्ट्रेटजीज़ की वीडियो बनाई है उसको ज़रूर देख लेना यार। उसमें मैंने बहुत मेहनत की, बहुत टाइम मैंने उसमें लगाया अपना। और आज मैंने जो दो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं कि टॉपिक को बार बार बताना, GS 1 2 3 किसका है, प्लस में मैंने वो स्टार्टिंग में 2 रिवीजन किए थे। इनका फीडबैक ज़रा दे देना यार, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।